हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनायक पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब। ठीक है, आपने पिछले वीडियोस में आपको मैंने रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब बताई थी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपकी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब नहीं बनी थी। ठीक है, धीरे धीरे अपन ने पहले गैस ट्यूब बनाई थी, उसके अंदर जितनी भी कमियां थी उनको दूर करते 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 अपन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब तक पहुंचे थे। ठीक है, आप कोई भी मशीन बनाते हो या कोई भी साइंटिस्ट आपका जो मशीन बनाता है वो डायरेक्ट ये तो है नहीं कि भाई परफेक्ट मशीन उसने बना दी। उसमें धीरे धीरे जब वो वर्किंग करती है, जब उसको अपन यूज लेते हैं, धीरे धीरे उसमें अपन को कमियां मिलती है। उन कमियों को अपन सॉर्ट आउट करते हैं और अपनी एक परफेक्ट मशीन उसके अंदर बना लेते हैं। ठीक है, जितनी भी कमियां आती है उनको अपन दूर करते जाते हैं और मशीन को मॉडिफाई करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी एक्सरे ट्यूब बनी थी वो थी आपके गैस ट्यूब, जो कि आपके 1870 के अंदर 1870 के अंदर बनाई थी। किसने? विलियम क्रुक्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये एक्सरे ट्यूब, ये गैस ट्यूब बनाई थी। विलियम क्रुक्स ने बनाई थी, इसलिए इसको क्रुक्स ट्यूब भी आप बोलते हो। ठीक है, इस ट्यूब को किस नाम से भी जाना जाता है? इसको क्रुक्स ट्यूब नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपकी जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी वो आपके 1895 में हुई थी। किसने करी थी? रोनजन वैज्ञानिक थे। रोनजन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आपकी एक्सरे की डिस्कवरी करी थी। लेकिन जो आपकी ट्यूब है, गैस ट्यूब, वो तो आपके 1857 में बन के आपके सामने आ गई थी। ठीक है, अब आप सोचोगे जब ट्यूब पहले बना दी तो एक्सरे की डिस्कवरी बाद में कैसे हुई? ठीक है, तो इस ट्यूब का यूज आप एक्सरे प्रोडक्शन में नहीं कर रहे थे। ये तो आप इस ट्यूब का यूज आपके अलग इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप बोलते हो कैथोड रेज कैथोड रेज की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते थे। ठीक है, कैथोड रेज क्या होती है? कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस बीम को आप क्या बोलते हो? कैथोड रे बोलते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो भी आपके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, 1970 में गैस ट्यूब बन गई थी। किसने किसने बनाई थी? विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, अब आपके जो रोंजन जो आपके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कौन सी ट्यूब में कर रहे थे? वो आप गैस ट्यूब भी यूज ले रहे थे, ये वाले ये वैज्ञानिक गैस ट्यूब भी यूज ले रहे थे, जिसको आप क्रुक्स ट्यूब बोलते हो। आपको अगर पूछे रोंजन रोंजन ने जब एक्सरे की डिस्कवरी करी थी तो वो कौन सी ट्यूब थी जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तो आप क्या बताओगे? क्रुक्स ट्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 1870 में डिस्कवरी 1870 में गैस ट्यूब बनी थी और 1895 में आपके रोंजन ने एक्सरे की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं कूलिज ट्यूब। ठीक है, कूलिज ट्यूब कब बनी थी? आपके 1913 में। ठीक है, किसने किसने बनाई थी? विलियम कूलिज ने। कूलिज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये एक्सरे ट्यूब बनाई थी। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर गैस का यूज होता है, इस ट्यूब में आपके गैस का यूज नहीं होता है। इसमें एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आपके थर्मियोनिक एमिशन प्रिंसिपल का यूज होता है और इसके अंदर आपके एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आपके गैस का यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है? आयनाइजेशन ऑफ एयर के द्वारा आपका एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और टकराकर और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन एवलांच प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनते हैं और वो जाके एनोड पे टकराते हैं, जिससे क्या होता है? एक्सरे का आपके प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर ये जो कूलिज ट्यूब है, ये सारी आपकी बाकी जितनी भी एक्सरे ट्यूब है उनका एक बेसिस है। ठीक है, इसी के आधार पर सारी एक्सरे ट्यूब बनाई गई, आगे जो भी बनाई गई। जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है वो इसी पे बेस्ड कूलिज ट्यूब पे बेस्ड ही आपके एक्सरे ट्यूब है। फिर आती है आपके रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, फिर आ गई आपके ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब आपके कहाँ यूज आती है? आपकी मोबाइल रेडियोग्राफी जो होती है, मोबाइल रेडियोग्राफी या आपकी वार्ड रेडियोग्राफी, मोबाइल एक्सरे
मोबाइल एक्सरे मशीन में कौन सी ट्यूब यूज आती है आपके? स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। मोबाइल मशीन हो गई आपके आपके हो गई पोर्टेबल एक्सरे ट्यूब हो गई, पोर्टेबल एक्सरे ट्यूब या मशीन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तीसरी हो गई आपके डेंटल एक्सरे ट्यूब, जितनी भी होती है वो सारी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है। डेंटल एक्सरे ट्यूब या एक्सरे मशीन, इसमें आप ओपीजी को भी इसी में काउंट कर सकते हो, ठीक है। एक होती है आपके इंट्राओरल, एक होती है आपके एक्स्ट्राओरल, ठीक है। 4 नंबर पे आप आ गई, एक होती है पोर्टेबल पोर्टेबल फ्लोरोस्कोपी। पोर्टेबल फ्लोरोस्कोपी भी आप मशीन में भी आपकी कौन सी एक्सरे ट्यूब होती है? वो होती है आपके स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, ठीक है। लेकिन इसका लोड इतना नहीं होता है और एक्सरे आउटपुट इतना नहीं होता है, इसलिए आप रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज लेते हो, ठीक है। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब आपके कहाँ यूज आती है? रोटेटिंग एनोड आपकी एक्सरे ट्यूब काम में आती है आपकी जो कन्वेंशनल आप जो एक्सरे करते हो या कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी हो, जैसे हाथ पैर के एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे, एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, जितनी भी रेडियोग्राफी करते हो वो आप रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के माध्यम से करते हो, ठीक है। सीटी स्कैन में भी यही काम में आती है और फ्लोरोस्कोपी में भी यही काम में आती है। फ्लोरोस्कोपी और आपकी जनरल रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी एक्सरे मशीन, ठीक है। फिर आ जाती है आपके ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब। अब ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब कहाँ पे यूज लेते हो? ग्रिड एंड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब आप लेते तो फ्लोरोस्कोपी के अंदर ही यूज हो, और कौन सी फ्लोरोस्कोपी? जिसको आप बोलते हो पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी, पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी या न्यूरो एंजियोग्राफी, ठीक है। पल्स फ्लोरोस्कोपी करने के लिए और न्यूरो एंजियो रेडियोग्राफी न्यूरो एंजियो फ्लोरोस्कोपी करने के लिए आप कौन सी ट्यूब का यूज करते हो? ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब। ऐसे इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर आपको रैपिड स्विचिंग की जरूरत होती है, मतलब बार बार आपके एक्सरे एक्सपोजर को ऑन ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए आप कौन सी एक्सरे ट्यूब यूज लेते हो? वो आप यूज लेते हो ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब, ठीक है। अब एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में एक एक्सरे ट्यूब पढ़ाऊंगा, दूसरे वीडियो में दूसरे एक्सरे ट्यूब पढ़ाऊंगा। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है गैस एक्सरे ट्यूब, ठीक है। अब गैस एक्सरे ट्यूब क्या होती है? गैस एक्सरे ट्यूब या गैस डिस्चार्ज एक्सरे ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये आपका कैथोड होता है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का, आपके एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। आपको मैंने रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब बताई थी, उसमें कैथोड किसका बना हुआ था? उसमें आपके बना हुआ था ये टंगस्टन का, ठीक है। अब इसको एल्यूमिनियम का क्यों बनाया, उसमें टंगस्टन का क्यों बनाया? तो पहले इसका पर्पज अलग था, ठीक है। ये एक्सरे ट्यूब जो है, ये गैस ट्यूब जो है, एक्सरे प्रोडक्शन के काम में नहीं आ रही थी अपन इससे अदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जैसे कि कैथोड रे पे जो इन्वेस्टिगेशन थे वो आप गैस ट्यूब से ही कर रहे थे, ठीक है। आपकी जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी वो तो एक्सीडेंटली हुई थी, ठीक है। उसके अंदर ये एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए आप ये ट्यूब यूज नहीं ले रहे थे, ठीक है। कैथोड किसका बना हुआ होता था? एल्यूमिनियम का, और कौन सी शेप? कॉनकेव शेप के अंदर ये होता था, ठीक है। आपका जो टारगेट है वो 45 डिग्री के एंगल पे एंगल होता था, ठीक है, या सिचुएटेड होता था या स्थित होता था, ठीक है। और किसका बना हुआ होता था? ये बना हुआ होता था आपके प्लेटिनम या टंगस्टन का, ठीक है, या तो प्लेटिनम का या टंगस्टन का। अब इसमें क्या होता था? अब इसके अंदर क्या होता था? और जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो प्रोडक्शन होता था, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एनोड पे टकराएंगे, ठीक है। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में मैंने बताया था कि थर्मियोनिक एमिशन प्रिंसिपल से आपकी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब आप वोल्टेज अप्लाई कराते हो तो
एनोड की तरफ मूव करते हैं और एक्सरे प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको आप बोलते हो आयनाइजेशन ऑफ एयर, वो इसके अंदर यूज आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरी होती है, एयर भरी होती है, ठीक है, या गैस भरी होती है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, गैस एक्सरे ट्यूब, ठीक है। ये आपकी गैस भरी हुई है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ के पास, इसके पास जो आपके एयर के मॉलिक्यूल स्थित है, ये आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने का मतलब है इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक नेगेटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी का जो आयन बचा वो पॉजिटिव आयन बच जाएगा। तो जो पॉजिटिव आयन है वो आपके कैथोड की ओर गति करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको आप एनोड बोल रहे हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, ठीक है। अब ये गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मान लो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और आपके ये गैस मॉलिक्यूल है, ये किसका, गैस का एक मॉलिक्यूल है, इससे जाके टकराएगा तो क्या होगा, इससे भी एक, यहाँ भी एक आयनाइजेशन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे और इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी और इलेक्ट्रॉन का आपका प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। इससे जाते जाते ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन एवलांच, ठीक है। तो गैस ट्यूब के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, या तो आप बोलोगे गैस के आयनाइजेशन द्वारा, या आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एवलांच द्वारा, ठीक है। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बन जाएंगे और यहाँ पे एनोड पे इंटरेक्ट करेंगे और आपकी एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें जितनी गैस भरी हुई होगी, जितनी ज्यादा गैस भरी हुई होगी उतना ही ज्यादा आपकी गैस आयनाइज होगी, उतने ही ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन होगा, उतने ही जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन होगा उतना ही आपके एक्सरे का प्रोडक्शन या नंबर ऑफ एक्सरेज आपके ज्यादा बनेगी, ठीक है। समझ गए। कैथोड किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, कॉनकेव शेप का होता है। और इसके अंदर एनोड किसका बना होता है, या तो टंगस्टन का बना हुआ होगा या प्लेटिनम का बना हुआ होगा, ठीक है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे माउंटेड होता है। और एक्सरे का प्रोडक्शन किससे होता है, आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, वो बोलोगे आप आयनाइजेशन एयर या इलेक्ट्रॉन एवलांच द्वारा, आयनाइजेशन ऑफ एयर, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जो कैथोड है वो गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ठंडा ही है, इसलिए इसको कोल्ड कैथोड एक्सरे ट्यूब भी आप बोलते हो। इसका अदर नेम क्या हो गया, कोल्ड कैथोड एक्सरे ट्यूब, ठीक है। कितने नाम हो गए इसके, गैस ट्यूब, कोल्ड कैथोड एक्सरे ट्यूब और क्रुक्स ट्यूब। आगे अब थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी में जो गैस ट्यूब होती है वो आपके ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम क्रुक्स द्वारा 1970 में इन्वेंट किया गया था। इसे कोल्ड कैथोड एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीटेड फिलामेंट नहीं होता है, ठीक है। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में क्या था, फिलामेंट को अपन हीट कर रहे थे और उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, जिसे आप क्या बोल रहे थे, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। ये एक ग्लास से बनी ट्यूब होती है जिसमें एयर, हवा होती है और कैथोड और एनोड लगे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैथोड। कैथोड किसका बना हुआ होता था, कैथोड आपको मैंने बताया एल्यूमिनियम का बना हुआ होता था, कॉनकेव डिस्क होती थी। एनोड किसका बना हुआ होता था, टंगस्टन या प्लेटिनम का, जिससे कॉपर, ठीक है, ये कॉपर द्वारा बेक्ड किया जाता था। टारगेट या एनोड का जो फेस होता था वो कैथोड नेक की एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसकी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग कैसे होती थी, गैस ट्यूब में हमेशा रेजिडुअल एयर रहती, रेजिडुअल का मतलब कुछ एयर शेष बची हुई रहती थी, ठीक है। जब कैथोड और एनोड के बीच हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो ट्यूब में भरी एयर आयनाइज्ड हो जाती है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आयनाइज्ड का मतलब समझे,
मतलब किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम से अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन। और जो एटम होता है उसको बोलते हो आप आयनाइज्ड एटम, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ हाई स्पीड से मूव करते हैं और एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन बोले तो टक्कर करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एवालांच प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन एवालांच मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एवालांच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एवालांच होता है और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन आपके प्रोड्यूस होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, ये आपका कैथोड हो गया, ठीक है। ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे आप कैथोड बोलते हो, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया। कैसे, इसके पास गैस का कोई मॉलिक्यूल आया, ये आयनाइज हुआ और एक बन गया आपके इलेक्ट्रॉन और एक बन गया आपके पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन आपके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव आयन नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये आया और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल से इसने इंटरेक्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। यहाँ भी इसका आयनाइजेशन हो गया। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों ने दूसरे गैस एटम से इंटरेक्ट किया और फिर से आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। अब ऐसे करते करते आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और आपके एनोड पे जाके टकराते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको आप बोलते हो एनोड, ठीक है। और वहां से आपकी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या थी, मतलब इसकी कमियां। ये लो आउटपुट ऑफ एक्सरे, जो एक्सरे प्रोड्यूस होती थी वो कम मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। अपन को जितनी चाहिए उससे कम एक्सरे यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लो आउटपुट ऑफ एक्सरेज, अनस्टेबल एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है। जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता था वो अनस्टेबल होता था और अनकंट्रोलेबल होता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई किया और एयर का आयनाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर अपन ने एयर की मात्रा ज्यादा या कम डाल दी, उससे क्या होता है कि उसको अपन इलेक्ट्रॉन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ज्यादा डाल दी तो भारी मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और एक्सरे आपकी है वो भारी मात्रा के अंदर आपके प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तीसरा नंबर है तीसरा जो इसकी कमी है वो वोल्टेज, केवीपी वोल्टेज जिसे आप केवीपी बोलते हो, ट्यूब करंट जिसे आप एमए बोलते हो, को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में क्या कर रहे थे, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर अपने पास फिलामेंट की जो सप्लाई थी वो अलग थी और वोल्टेज जो अपन अप्लाई करा रहे थे कैथोड और एनोड के बीच में, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड पे जाके टकराए, ठीक है, वो अपने पास अलग से उसको अपन अप्लाई करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि फिलामेंट नहीं है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट एयर है, ठीक है। तो केवल इसके अंदर अपन केवीपी जो है वो अप्लाई करवाते हैं और जिससे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की, जो ट्यूब जैसे जैसे यूज होती है वैसे एयर धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए गैस रीजनरेटर द्वारा बार बार एयर को ट्यूब में फिल करना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे जैसे ट्यूब को यूज लोगे उसमें क्या है, एयर जो है आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर आपको क्या है, बार बार एक्सरे ट्यूब के अंदर आपको इसको एयर को भरना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाता है, ये बहुत आपके लेंथ ही हो जाती है, बार बार एक्सरे करना फिर गैस बनना, ठीक है। तो यहीं तक था आपके गैस एक्सरे ट्यूब। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट से दोस्तों पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन एक आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।